नमस्ते। मतदान शांति से हुआ। सबसे बड़ी बात, वायरस काल के बावजूद मतदाताओं में जल का जोश है। लोग न डरे हुए और न उदासीन। उस नाते त्रिशंकु विधानसभा या गिचपिच का अनुमान फेल होता लगता है। मगर इतने गठबंधन, इतनी पार्टियां और जात पात की राजनीति के झंझटों से बिहार में दो टूक राय बनाना ठीक नहीं है। यह जरूर कह सकते हैं कि नौजवान सर्वाधिक जोश दिखा रहे हैं। क्या वजह रोजगार का मुद्दा नहीं है? इस पर चर्चा करें उससे पहले मौजूदा सुर्खियों का सच जानें। इस पर अब तमाम सुर्खियों पर नजर रखे हुए अपने अजीत द्विवेदी से मेरी बातचीत है। अजीत, मतगणना से पूर्व संध्या में नतीजों को लेकर एग्जिट पोल के जो अनुमान है उस सब में क्या प्रदेश में कयास बना हुआ है? क्या सुर्खी होती हुई है? अभी अभी तो सब सारी तैयारियां इस बात को लेकर के हैं। कल की मतगणना की तैयारियां सारी पार्टियों की, सब पार्टियां अपने अपने वर्कर्स को उन्होंने ट्रेंड किया। जो सबसे अच्छा वर्कर है उस वर्कर को ट्रेनिंग दी गई इस बात की कि वो कैसे काउंटिंग होती है, क्या प्रोसेस होता है। फिर आरजेडी ने एक अपना कल अपने ट्विटर हैंडल से एक निर्देश जारी किया, गाइडलाइंस, बल्कि अपने सारे कार्यकर्ताओं के लिए, कि कोई आदमी हर्ष फायरिंग नहीं करेगा, मतलब गोली नहीं चलाएगा, अनुचित आतिशबाजी नहीं की जाएगी, कोई भी अगर अपोजिशन पार्टी का आदमी है उसके साथ बदतमीजी नहीं की जाएगी। मतलब एक जो होता है, जो हालांकि इससे एक ये भी जाहिर हुआ कि आरजेडी के वर्कर ऐसा करते रहे हैं, उनको जरूरत है इस तरह के दिशा निर्देश जारी करने की। लेकिन ये एक अच्छी बात रही कि आरजेडी ने अपने ट्विटर हैंडल से सबको शांति संयम बनाए रखने के लिए कहा। कांग्रेस पार्टी को अब इसके बावजूद कि सारे एग्जिट पोल्स ने कहा है कि महागठबंधन को बढ़त है और ज्यादातर ने महागठबंधन की सरकार बनने की बात कही है, इसके बावजूद कांग्रेस पार्टी को लग रहा है कि वहां अगर त्रिशंकु होती है या मतलब सरकार बनाने नहीं बनने की स्थिति होती है, आसपास दोनों पार्टियां रहती हैं, तो उसके विधायकों में तोड़फोड़ हो सकती है। तो एक संकट प्रबंधन की व्यवस्था कांग्रेस ने की है। रणदीप सुरजेवाला को वापस भेजा गया, वो दिल्ली लौट आए थे, तो उनको वापस पटना भेजा गया। अविनाश पांडे के साथ उनको कहा गया कि वो दोनों वहां रहें और नजर रखें अपने सारे जीतने वाले विधायकों पर, सारे हालात पर। तो अभी उसके पहले की स्थिति यही है। नहीं, लेकिन एग्जिट पोल के बाद पार्टियों ने जो कहा है उसमें सबसे गौरतलब बात कौन सी है? नहीं, वो एग्जिट पोल के बाद आप जानते हैं कि हर हर आदमी, ये जो जिसको जीतता हुआ बताया जाता है वो भी जिसको हारता हुआ बताया जाता है, दोनों कहते हैं कि काउंटिंग के दिन का इंतजार करिए। तो सबने बिहार में यही कहा कि 10 नवंबर का इंतजार करिए। जो जीत रहा है, जिसके लिए कहा गया कि जीतेगा, जैसे किसी ने कहा कि महागठबंधन को 127 सीटें मिलेंगी, तो उनका कहना है कि नहीं, हमको 170 सीटें मिलेंगी, आप 10 नवंबर का इंतजार करिए। जिसको एनडीए को कहा गया कि आपको 90 या 108 सीट मिलेगी, उन्होंने भी कहा कि हमको बहुमत आएगा, आप 10 नवंबर का इंतजार करिए। तो कोई अलग से जो सेट पैटर्न है रिएक्ट करने का, एक जो निर्धारित तरीका है, उसी तरीके से सबने कहा कि 10 नवंबर का इंतजार करिए। हम दोनों पार्टियों ने दावा किया कि हमको बहुमत है और बहुमत से हमको ज्यादा सीटें मिलेंगी। लेकिन नेताओं की भाव भंगिमा में एनडीए के नेता ज्यादा जोश में, ज्यादा उसमें है, या महागठबंधन के नेता ज्यादा जोश में? नहीं, एनडीए के नेता तो बहुत डिमोरलाइज हैं। पहले जब जैसे एग्जिट पोल आए वैसे और ज्यादा हो गए। एग्जिट पोल आने के पहले ही उनको लगने लगा था कि कुछ गड़बड़ हो गई है, हम लोगों की आपसी तालमेल में कुछ गड़बड़ हो गई है कहीं ना कहीं, और नुकसान हो सकता है, इसका अंदाजा उनको था। जब एग्जिट पोल के नतीजे आए तो 5-6 जितने नतीजे आए, लगभग सबने महागठबंधन को बढ़त दी। जिसने महागठबंधन की सरकार नहीं बनवाई या पूर्ण बहुमत नहीं दिया, उसने भी बढ़त दी। तो नहीं, लेकिन अजीत, उसके बावजूद एक ये सुनने को ये मिल रहा है, या बातचीत से जो है फोन पर और ये सबसे ये मिल रहा है कि नहीं, कुछ भी हो, एनडीए इतनी एडवांस तैयारी में है। नीतीश कुमार के प्रबंधक, भाजपा के नेता सब बिल्कुल एक चुस्त ऐसा रोड मैप बनाए हुए हैं कि नतीजे कुछ भी आए, सरकार उन्हीं की बनेगी। ये जो कयास है, इस कयास का, इस तरह की बातों का क्या आधार? कुछ इस तरह के कोई लक्षण नजर आते हैं कि वह भाजपा मुख्यालय में या नीतीश कुमार के सीएम हाउस में इसमें कुछ है लक्षण ऐसे तैयारियों के या मूड के? नहीं, हुई तैयारियां, हुई बैठकें हुई। कल भी दिन भर जो जो जेडीयू के संकट प्रबंधक हैं, 3 लोग, आरसीपी सिंह, ललन सिंह, अशोक चौधरी, मुख्यमंत्री निवास में बैठे रहे, वो स्ट्रेटजी बनती रही। इन लोगों को ये भी उम्मीद है कि 2-4 सर्वे ने, 2-3 ने ये कहा कि 120 के आसपास दोनों गठबंधन रहेंगे। तो ऐसी स्थिति में जाहिर है कि एडवांटेज जो सत्तारूढ़ पार्टी है उसको होगा। अगर जो दोनों सीट बराबर के आसपास आती हैं या 2-4 सीटें भी ऊपर नीचे होती हैं, आप सोचिए अगर मध्य प्रदेश टाइप से रिजल्ट आ जाए,
एनडीए के लोग यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश की तरह का रिजल्ट आ जाए कि हम बहुमत के पास महागठबंधन पहुंच जाए और वो भी थोड़ा ही पीछे रहे। तो वैसी स्थिति के लिए अपनी स्ट्रेटजी बीजेपी जेडीयू की बन रही है, लेकिन उनको मनी मन कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये पहली दफा हो रहा है। आपने भी इतने एग्जिट पोल देखे हैं कि एग्जिट पोल में अगर हरवा रहे हैं लोग बीजेपी और जेडीयू को, इसका मतलब कि लड़ाई एक तरफा है। वहां वहां कभी कोई एग्जिट पोल वाला, कोई प्री पोल सर्वे वाला नहीं हरवाता है बीजेपी। अमन ने जो प्रोग्राम बनाया है, इस प्रोग्राम में जो हम लोगों ने जो हाईलाइट, जो खास बात हम लोग डिस्कस करते रहे या जो एक निचोड़ के तौर पे निकल के आता रहा है, उस निचोड़ में क्या सही हुआ और क्या क्या गलत होता लगता है? ये तो हम लोग कल उसके बाद उस समय करेंगे जब रिजल्ट आएंगे। लेकिन हम लोगों ने जैसे कैंपेन का, तेजस्वी यादव के कैंपेन का, नीतीश कुमार के कैंपेन का, बॉडी लैंग्वेज का, बीजेपी जेडीयू के आपसी जो झगड़े का जो हम लोगों ने जितना डिटेल्स बात किया उसके बारे में बहुत कम लोगों ने उसकी चर्चा की कि जेडीयू और बीजेपी का तालमेल कैसे बिगड़ा हुआ, उसकी वजह से ग्राउंड लेवल पर कितना नुकसान हो रहा है। ये हम लोग पहले राउंड के पहले से कह रहे हैं और बीजेपी के लोग सेकंड राउंड में जाके समझे कि उनका कितना नुकसान हो रहा है ग्राउंड पर आपसी तालमेल बिगड़ने के कारण। कैंडिडेट्स को लेकर के हुआ, सिलेक्शन का मुद्दों की बात हुई हो, वो सब हम लोगों ने उठाया है और सब चीजें वही। अभी जैसे जो सर्वे हुए, जो एग्जिट पोल हुआ, उसमें लोगों ने कहा कि 40% लोग कह रहे हैं कि विकास और 35% लोग कह रहे हैं कि बेरोजगारी। तो ये मुद्दे हैं। हम लोग पहले दिन से ये कहते रहे कि कोई कल्ट काम नहीं कर रहा है, चाहे वो प्रधानमंत्री का कल्ट हो या नीतीश कुमार का कल्ट हो, कल्ट काम नहीं कर रहा है। यहाँ तक कि लालू यादव का जो सबसे बड़े कल्ट लीडर बिहार के हुए, वो किसी पोस्टर में नहीं थे। तेजस्वी ने कहीं पोस्टर में लालू यादव और राबड़ी देवी को नहीं रखा। तो कोई चमत्कार, कोई करिश्मा किसी लीडरशिप का काम नहीं कर रहा था। वो मुद्दे थे विकास के, बेरोजगारी के, जिस पर बिहार के लोगों ने वोट दिया। ये हम लोग काफी पहले दिन से इसकी चर्चा करते रहे। उस नाते ये हम जरूर कह सकते हैं कि जो नब्ज पकड़ने का काम जो बिहार के मुद्दे का, या जो और खास तौर पर मेरा मानना है कि जो पटना के वरिष्ठ पत्रकार या पटना के अखबारों मीडिया में काम करने वाले, उन लोगों ने भी जिस तरह का इंप्रेशन दिया, वो एक तरह से बिल्कुल जमीनी हकीकत को बयां करने वाला था। वो 100% सटीक होने जा रहा है, 100% सही होने जा रहा है कल के नतीजों में। अब जिस मुद्दे पर आज चर्चा है, उस पर पहले सुना जाए यह खरा खुलासा। बिहार में 3 चरण का विधानसभा चुनाव संपन्न हो गया है और कल नतीजे आने वाले हैं। उससे पहले जो एग्जिट पोल के नतीजे आए हैं, उसमें कुछ मीडिया समूहों ने चुनाव के मुद्दे की पड़ताल भी की। इसके मुताबिक 3/4 यानी 75% से ज्यादा लोगों ने विकास और बेरोजगारी को सबसे मुख्य मुद्दा माना है। यानी नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता और करिश्मे की बजाय लोगों ने विकास की बात की। नीतीश कुमार के 15 साल के राज में क्या काम हुआ, इस पर फोकस रहा और कोरोना वायरस के बीच बेरोजगारी कितनी बढ़ गई, यह भी चुनावी मुद्दा बन गया। ऐसा पहली बार हुआ है कि बिहार विधानसभा चुनाव बेरोजगारी या रोजगार के मुद्दे पर लड़ा गया है। चुनाव प्रचार शुरू होने के साथ ही विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने कह दिया था कि उनकी सरकार बनी तो पहली कैबिनेट में पहली कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। एक बार यह बयान देने के बाद तेजस्वी अपनी बात पर कायम रहे और हर जगह इसे दोहराते नजर आए। नतीजा यह हुआ कि 10 लाख सरकारी नौकरी देने का मुद्दा लोगों के दिलो दिमाग में बैठ गया। भाजपा और जदयू ने पहले उनके इस वादे का मजाक उड़ाया, बाद में जब इसकी गंभीरता समझ आई तो विरोध शुरू किया। जब तक संभलते तब तक मामला उनके हाथ से निकल चुका था, तब तक रोजगार का एजेंडा सेट हो चुका था और उसी पर प्रतिक्रिया देने की उनकी मजबूरी हो गई। इसका मतलब है कि तेजस्वी पहले दिन भाप गए थे कि किस मुद्दे में केंद्रीय चुनावी मुद्दा बनने की क्षमता है। बहरहाल बिहार में नीतीश कुमार 15 साल से राज कर रहे हैं। उनको कभी भी रोजगार का मुद्दा उठाने की जरूरत नहीं पड़ी। पहला चुनाव 2005 में वे लालू प्रसाद राबड़ी देवी के कथित जंगल राज से छुटकारा दिलाने के नाम पर जीत गए थे। दूसरा चुनाव कानून व्यवस्था सुधारने के नाम पर जीते और तीसरा चुनाव पुराने कथित जंगल राज वाले लालू प्रसाद के साथ लड़कर आरक्षण के मुद्दे पर जीत गए। इन तीनों चुनाव में पक्ष या विपक्ष किसी ने रोजगार का मुद्दा नहीं बनाया। इस बार तेजस्वी यादव ने 10 लाख नौकरी देने की बात कही तो मजबूरी में भाजपा को अपने घोषणा पत्र में लिखना पड़ा कि 4 लाख सरकारी नौकरी के साथ साथ वह 19 लाख रोजगार की व्यवस्था करेगी। मजबूरी में नीतीश कुमार को बताना पड़ा कि उन्होंने 15 साल में 6 लाख नौकरी दी। 6 लाख नौकरी देने का वादा भी उल्टा पड़ गया, क्योंकि नौजवान पूछ रहे हैं कि 15 साल में 6 लाख नौकरी दिए और तेजस्वी पहले दिन 10 लाख नौकरी देने का वादा कर रहे हैं।
सामान्य स्थितियों में इसे मजाक समझकर लोग खारिज कर सकते थे, पर इसे लोगों ने गंभीरता से लिया। क्या तेजस्वी इस बात पर भरोसा करने का मन बनाए और उसका कारण पिछले 15 साल के राजकाज को लेकर पैदा हुई एंटी इंक्वेसी है। नीतीश कुमार और भाजपा के 15 साल के राज में बिहार की तस्वीर में कोई खास बदलाव नहीं हुआ। एक भी नया उद्योग नहीं लगा, न पुराने उद्योग धंधे चालू हुए। कॉलेजों में सत्र 2-2 साल पीछे चल रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षाएं कई साल पीछे चल रही हैं। परीक्षाओं में चोरी और धांधली आम बात हो गई है। इन सारी बातों का मिला जुला असर यह हुआ कि लोगों को रोजगार का मुद्दा पसंद आ गया। तेजस्वी यादव ने बहुत होशियारी से अपना सामाजिक समीकरण बनाए रखते हुए रोजगार और उद्योग धंधों को मुद्दा बनाया। वे अपने पिता के एजेंडे से 1 इंच पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपने कोटे की 144 सीटों में से 75 यानी 52% सीटें यादव और मुस्लिम उम्मीदवारों को दिए। बावजूद इसके उन्होंने इस पर फोकस नहीं बनने दिया। उन्होंने मुस्लिम यादव यानी माई समीकरण के बारे में कुछ नहीं कहा। वे लगातार रोजगार और विकास की बात करते रहे। यही कारण है कि भाजपा और जदयू की ओर से उठाया जा रहा कोई भी मुद्दा लोगों को अपील नहीं कर सका। जन सर्वे की माने तो 50% लोगों के लिए बेरोजगारी व नौकरी नंबर 1 मुद्दा है। जाहिर है महामारी ने लोगों की नौकरियां जैसे छुड़ाई है और प्रवासी मजदूर संकट से जो माहौल बना है उस पर चुनाव है। इससे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जलवा दबा है। भाजपा और मोदी की थीम अपनी वजह से विकास का प्रचार है। वहीं नीतीश कुमार ने लालू राज जंगल राज पर प्रचार बनवाया। फिर भी सब पर हावी रोजगार का मुद्दा है। तय है कि आर्थिक बदहाली और बेरोजगारी ने लोगों को परेशान किया। इससे नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का जलवा दबा है। तभी नतीजों का सस्पेंस जबरदस्त बना हुआ है। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवीन उपाध्याय हैं। नवीन जी नमस्कार। नमस्कार। नवीन जी, आखिरी मतदान के चरण से पहले आपका नतीजों को लेकर मोटा अनुमान क्या बना है? और इसमें मैं शुरुआत आपसे ये जानना चाहूंगा कि भाजपा चुनाव में जैसा माहौल बनाया करती थी और भाजपा की पहले दिन से लेकर बढ़त से लेकर आखिर तक बढ़त का जो हल्ला होता था वो बिहार में कुछ इस बार नहीं नजर आया है। तेजस्वी का हल्ला ज्यादा लगा है। तो कमी बुनियादी तौर पर क्या भाजपा की नहीं नजर आती है? देखिए, इस बात की कोशिश जरूर की गई है। जहां आपने कहा कि हर बार हर इलेक्शंस में लगता है कि भाजपा जीत रही है, इस बार भी इस बात की कोशिश की गई थी ओपिनियन पोल्स के द्वारा। और मेरा मानना है कि ओपिनियन पोल्स पिछले बार में बिहार के चुनाव में टोटल गलत साबित हुए थे, जबकि कुछ टेलीविजन चैनल्स ने बीजेपी को 160-70 सीट दिए थे। हमको याद है कि हम रोहतास के में कवर कर रहे थे रैली, और उस रात में हमने देखा था एक टेलीविजन चैनल को 160 सीट दिया था उसने बीजेपी को। टोटल गलत साबित हुआ। तो इस बार ओपिनियन पोल्स जो है उन्होंने चाहा माहौल बनाने की, लेकिन ग्राउंड पर रियलिटी टोटली डिफरेंट है। और तेजस्वी के तो बीजेपी क्यों नहीं माहौल बना पाई? इसलिए देखिए, इसमें कई कारण है। एक तो बीजेपी का और जेडीयू के बीच के जो संबंध रहे, आंतरिक जो डिस्ट्रस्ट रहा, एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा है ये। दूसरा कि तेजस्वी की रैली में जिस तरह की भीड़ उभर कर आ रही है, वो शायद आपको हम बताएंगे, अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि लालू प्रसाद जब अपने पीक पर थे तो वो भी इस तरह की उन्माद जिस तरह का इस बार दिखाई दे रहा है। हमारी बात शिवानंद तिवारी से हो रही थी और शिवानंद तिवारी कह रहे थे कि वो भी लालू प्रसाद के पीक में भी इस तरह की रैलियां नहीं होती थी जिस तरह का रिस्पॉन्स मिल रहा है पॉजिटिव। लालू को लोग देखने आते थे कि एक ह्यूमर वाज ग्रेट ओरेटर, यहाँ आ रहे हैं लोग होप लेकर, और ये काफी डेंजरस बीजेपी के लिए। दूसरा चीज, एक मिनट, बीजेपी और जेडीयू के बीच में जिस तरह का डिस्ट्रस्ट है, चिराग पासवान का एक उसमें एंट्री, और जिस तरीके से आप अगर देखिए तो इस बार अमित शाह बिहार आए नहीं, जबकि अमित शाह स्वस्थ होकर कलकत्ता जा रहे हैं। तो ये एक माहौल ऐसा बन रहा है कि बीजेपी और जेडीयू के बीच में सब कुछ नहीं सही है और विद इन द बीजेपी भी सब कुछ सही नहीं। तो उस नाते आपका निष्कर्ष क्या बनता हुआ लगता है? आप आगे के 10 तारीख के सिनेरियो में, नतीजे के सिनेरियो में 1, 2, 3 में क्या क्या संभावना मानते हैं?
देखिए, अगर 1 महीना पहले आप देखिएगा तो जो संभावनाएँ थी 1 मंथ, 1.5 महीना पहले लोग मान के चल रहे थे कि इस ये गेस वर्क इलेक्शन, लेकिन अब जो है फर्स्ट राउंड के जो परिणाम हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो तो क्लियर दिखाई दे रहे हैं कि वो महागठबंधन के पक्ष में है। सेकंड राउंड में इट इज़ अ कीन कंटेस्ट। ओवरऑल जो दिखाई दे रहा है कि कीन कंटेस्ट, बहुत कीन कंटेस्ट है। बीजेपी का और जेडीयू का न्यूमेरिकली काफी वोट है उन लोगों के पास। पार्लियामेंट्री इलेक्शन में 53% वोट थे और महागठबंधन के पास 30% वोट थे, तो 23% का डिफरेंस रहा है। तो मेरा, लेकिन आप देखिए कि राजस्थान के चुनाव में जो कांग्रेस जीती थी उसमें 25% के डिफरेंस लोकसभा से लेकर असेंबली में हुए थे। तो ये कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होगा कि महागठबंधन जो है या तो बहुत क्लोज आ जाए और या इस इलेक्शन में वो जीत भी सकता है। नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री ने अपनी जनसभा में कहा है कि, और उन्होंने उदाहरण दिया है कि उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी और अखिलेश यादव की सचमुच में विधानसभा चुनाव में बड़ी भारी सभाएं होती थी, बहुत भीड़ जुटती थी, लेकिन अंत में टाटा फिश बुरी तरह हुआ। तो वही कुछ ये यहाँ बिहार में होता हुआ नहीं लगता। हम बिहार की राजनीति पिछले 25 सालों से कवर कर रहे हैं और 25 सालों में हमने किसी रीजनल लीडर को लेकर, प्राइम मिनिस्टर गए पिछले इलेक्शन में, प्राइम मिनिस्टर को काफी, इस बार प्राइम मिनिस्टर को भी इस तरह का रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन लालू प्रसाद को छोड़कर किसी भी रीजनल लीडर को बिहार में इस तरह का रिस्पांस हमको नहीं लगता है कि पिछले 30-40 सालों में मिला है। और ये कौन लोग हैं जो वोट देने के लिए आ रहे हैं? ये है यूथ। और देखिए फर्स्ट फेज का जो इलेक्शन हुआ था उसमें सबसे रिमार्केबल चीज है कि यूथ का पार्टिसिपेशन जो है वो काफी रहा है। रूरल बिहार के लोगों का पार्टिसिपेशन काफी रहा है। रूरल बिहार में माइग्रेंट क्राइसिस को लेकर जिस तरीके से नीतीश कुमार ने हैंडल किया उसका डिस्ट्रेस रहा है। अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर यूथ के बीच में डिस्ट्रेस रहा है। ये जो दोनों पॉइंटर्स हैं ये काफी वरीसम है बीजेपी। नहीं, मैं इसके काउंटर में आपको ये कह सकता हूं कि महिलाओं के भी वोटिंग के अंदर बहुत भागीदारी थी। महिला मतदाताओं ने भी खूब बड़ी संख्या में वोट डाला और 55 कास्ट की, 55 जातियों का जो समीकरण है छोटी छोटी कास्ट का, वो भी वोट गांव देहात में ज्यादा पड़ा है और वो नीतीश कुमार का आधार है। ये भी मैं कह सकता हूँ, ये भी एक तर्क चल रहा है। हाँ, ये चल रहा है तर्क, लेकिन एक चीज मान के चलिए कि विमेन वोटर्स का जिस तरीके से नीतीश कुमार के प्रति रुझान था पास्ट में, कहीं ना कहीं उसमें भी डेंट हुआ है। ये अल्कोहल बैन जो रहा है, लिकर बैन, ये दो मुहित तलवार के रूप में रहा है। क्योंकि अगर आप काफी विमेन से पूछिएगा तो उनका घर बर्बाद हो गया इसमें, क्योंकि उनका पति तो दारू पी ही रहा है और वो 3 टाइम और 4 टाइम अधिक। 2,10,000 लोग बिहार के जेल में पड़े हुए हैं। करीब 30 लाख लोगों की जीविका चली गई। गवर्नमेंट के द्वारा कहा गया कि अल्टरनेटिव इन लोगों को दिया जाएगा, दूध दिया जाएगा, ये दिया जाएगा, वो कुछ नहीं हुआ। तो वीमेन का एक तो ये हुआ है कि वो उनका पति दारू पी रहा है, ज्यादा पैसा खर्चा हो रहा है और जो त्रासदी उनकी है वो चल रही है। तो ये मानना कि कोई इस और 5 साल में कुछ ऐसा नहीं हुआ है कि वीमेन की लाइफ चेंज हुई और बेटरमेंट हुआ हो, तो इसलिए तो वो भी आप भी इस मत के पूरी तरह से पुख्ता तौर पर कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के कारण एंटी इनकम्बेंसी का और 15 साल के राज बहुत हो गया, यही मुख्य कोर बात है, या रोजगार वाला मुद्दा वो कोर बात है? दोनों चीज रहा है। देखिए, एक तो रोजगार का मुद्दा इसलिए अहम हो गया है। क्यों अहम हो गया? क्यों पिछले 6 साल के और 10 साल के इलेक्शंस में रोजगार का मुद्दा नहीं बन पाया? वो बन पाया है इसलिए कि 25 लाख लोग बिहार लौट कर आए हैं, माइग्रेंट वर्कर। हर की 5 या 6 मेंबर की फैमिली रहती है, तो करीब 1.5 करोड़ लोग केवल तो डायरेक्ट इम्पैक्टेड हो गए हैं जो कोविड के कारण माइग्रेंट वर्कर का रिवर्स माइग्रेशन हुआ है। उसके बाद जो कोविड के कारण जो टोटल अर्थव्यवस्था सिमट गई और रुक गई, जिसके कारण गरीब वर्ग के लोगों को काफी हर्ट हुआ और उनको वर्चुअली वो इकोनॉमिक क्राइसिस के सबसे बड़े शिकार हुए, जिसके कारण जो है ये एम्प्लॉयमेंट एक इशू के रूप में उभर गया है। लोग चाह रहे हैं उस तरह का कोई भी रोजगार उनको मिल जाए। आप पकौड़ा बनाने की एक बात कह सकते हैं, लेकिन कितने लोग पकौड़ा बनाएंगे? तो नेचुरली ये सडनली एक क्राइसिस के रूप में उभर गया कि जब लोग चाह रहे हैं कि कोई भी जॉब मिल जाए, तो इसके कारण रोजगार एक बहुत बड़ा मुद्दा उभरा है। नहीं, लेकिन नवीन जी, आपके अपने अनुभव में अंततः बिहार में चुनाव जब वोट पड़ता है
तो कास्ट के आधार पर जाता है, धर्म के आधार पर जाता है, MY का होता है, फिर जंगल राज की याद आ जाती है, सड़क बिजली पानी नीतीश कुमार के राज है। वो जो छोटी छोटी पुरानी यादें हैं, पुरानी बातें हैं, सब कुछ उन्हीं के ऊपर जाकर सिमटता है। क्या आप मान रहे हैं कि नहीं सचमुच में इस बार नहीं होगा? भले शिवानंद जी और सब लोग कह रहे हैं कि नहीं सब बदल गया, बिहार बदल गया। एकदम आप सही बात कर रहे हैं, लेकिन फिर होता क्या है कि ये सब जब माहौल बनता है तो जो फ्लोटिंग वोटर्स रहते हैं और जो जो जागरूक वोटर है उसका अगर 10 से 15% भी शिफ्ट हो जाता है तो पूरा इलेक्शंस डिसाइड हो जाता है ये जो फ्लोटिंग वोटर्स और जागरूक वोटर्स के कारण। मोटे तौर पर आपका मानना है, आप भी इसी नतीजे पर है कि घिचपिच मामला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कोई हवा नहीं है जैसी की हवा भीड़ को लेकर एक अनुमान बना हुआ है हवा का, वैसा कुछ नहीं है। हवा है, ये हम नहीं कहेंगे हवा नहीं, क्योंकि हवा अगर नहीं रहेगी तो मतलब आप चित भी मेरी पट भी मेरी वाली बात कर रहे हैं। तो हवा है, हवा है इसलिए कि आप अगर देखिएगा प्राइम मिनिस्टर की रैली, नीतीश कुमार की रैली, जेपी नड्डा की रैली और तेजस्वी यादव की रैली, सुशील मोदी की रैली, तो हवा स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है कि तेजस्वी यादव के प्रति हवा है। अब ये हवा ग्राउंड लेवल पर कैसे कन्वर्ट हो पाती है वोट में, यही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरा हवा तो क्लियर है, लेकिन क्या ये हवा 15 और 16%, 18% वोट ला सकती है एक्स्ट्रा महागठबंधन के लिए, ये देखना है। डेफिनेटली इनका देखिए, एक चीज हम स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जो लोकसभा इलेक्शंस में एनडीए का महागठबंधन का परफॉर्मेंस था उससे बहुत ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस होने वाला है। अगर ये फॉल शॉर्ट करते हैं तो बहुत कम सीट से फॉल शॉर्ट करेंगे। चलिए नवीन जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मुझे खुशी है बिहार की राजनीतिक चेतना में जानने सोचने की कसौटी में प्रोग्राम सफल है। आग्रह है टीवी चैनल पर प्रोग्राम मिस हो तो YouTube पर नया इंडिया टीवी चैनल पर जाकर जरूर देखें। अगले एपिसोड के लिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। नया इंडिया टीवी व NayaIndia.com को विजिट करने की भी आदत बनाएं। आग्रह है अपने सोशल मीडिया से प्रोग्राम को आगे प्रसारित करें। कल फिर इसी समय नए एपिसोड के साथ आपसे मुलाकात होगी।